हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडेलिनो। तो आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है नीट वालों के लिए और JEE वालों के लिए। ठीक है, इस लेक्चर में हम SHM के सारे फार्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज के इस वन शॉट लेक्चर के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम आपका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम वेव्स है। ठीक है, SHM एंड वेव्स यूनिट जो है इसका नेक्स्ट चैप्टर है वेव्स, और वेव्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर इस लेक्चर को आप बिल्कुल अच्छे से देखते हो तो नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि वेव्स वाले लेक्चर में काफ़ी आसानी होगी आपको समझने में। ठीक है, तो हम आपको माइंड मैप्स भी देंगे। ठीक है, माइंड मैप्स या फिर फार्मूला शीट, इनमें हमने क्या किया है कि पूरे चैप्टर के जो फार्मूले और पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने कंपाइल किया हुआ है। 1 से 2 या 2 से 3 या मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पेजेस पे हमने कंपाइल किया हुआ है पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है ऑसिलेटरी मोशन। देखो, ऑसिलेटरी मोशन की अगर हम बात करें, इसमें हम फोर्स की एक इक्वेशन पढ़ते हैं, दैट इज F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, अब देखो हमारी जो जनरल इक्वेशन है ऑसिलेटरी मोशन की, वो है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n। अगर n की पावर यहाँ पे हम 1 डालें तो F हो जाएगा माइनस के इंटू एक्स, और माइनस के इंटू एक्स जो हमारे पास इक्वेशन बनती है इसी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। देखो, अगर हम बात करें F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये जनरल इक्वेशन है ऑसिलेटरी मोशन की। ठीक है, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो उसमें n की वैल्यू 1 होती है। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक यानी डायग्राम देखेंगे। यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो आगे काफ़ी आसानी होगी बाकी कॉन्सेप्ट समझने में। ठीक है, मान लीजिए बॉडी जो है वो रेस्ट पे है। बॉडी जो है अपनी मेन पोजीशन पे है, जहाँ पे x यानी x एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो। ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 है तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो रेस्ट पे यानी वो मेन पोजीशन पे है। अगर बॉडी यहाँ की तरफ बढ़ती है और अल्टीमेटली यहाँ पे पहुंच जाती है, इस एंड पे पहुंच जाती है, इस एंड को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। और इसी को हम x इज इक्वल टू a भी कह सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू a के बराबर यहाँ पे होता है, और मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जो डिस्टेंस होता है वो a के बराबर होता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड अगर हम देखें, मेन पोजीशन के लेफ्ट साइड अगर हम देखें, इसको भी हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, लेफ्ट एक्सट्रीम कहते हैं। लेकिन यहाँ x की वैल्यू माइनस a के बराबर होती है, वैसे अगर देखा जाए इस लेफ्ट एक्सट्रीम से मेन पोजीशन तक भी जो डिस्टेंस होता है वो a के बराबर ही होता है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू माइनस a होती है, और इस वाले राइट एक्सट्रीम पे x की वैल्यू जो होती है वो प्लस a के बराबर होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखो, अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, एक सेकेंड, अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो देखो, टाइम पीरियड को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मेन पोजीशन से लेकर राइट एक्सट्रीम तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो t/4 होता है। राइट एक्सट्रीम से मीन तक फिर से पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है वो भी t/4 होता है, और मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम तक जो टाइम लगता है वो भी t/4 होता है, और फिर लेफ्ट एक्सट्रीम से अल्टीमेटली जब फिर से मेन पोजीशन पे बॉडी जाती है तो उसमें जो टाइम पीरियड लगता है वो भी t/4 होता है, और अल्टीमेटली टोटल टाइम t के बराबर होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम पीरियड t/4 होता है, यहाँ से यहाँ तक t/4, उसी तरीके से मेन से एक्सट्रीम तक t/4, एक्सट्रीम से मेन तक t/4 टाइम पीरियड होता है। ये आपने समझना है यहाँ पे। वैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता तो डायरेक्टली आपको सिर्फ फार्मूले बता देता, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आपको नहीं बताता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब यूज करते हैं ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख के लाया हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, ये तो आप जानते हो कि ये शायद हमने पीछे भी कहीं पढ़ा है कि टाइम पीरियड जो t जो होता है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा
के बराबर होता है, ठीक है। और ये तो आप जानते हो कि टाइम टी जो होता है वो 1/फ्रीक्वेंसी होता है, ये तो आप बचपन से जानते हो। लेकिन आपने ये याद रखना है कि टी इज इक्वल टू 2π/ω, ठीक है। फिजिक्स में बहुत बार ये पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है, ये तो आप जानते हो। और फ्रीक्वेंसी अगर 1/t के बराबर होता है तो इसका यूनिट क्या होगा, पर सेकंड होगा। ये 1/सेकंड का मतलब होता है पर सेकंड, इसी को हम हर्ट्ज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे हम ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं और ओमेगा बराबर होता है 2πf। देखो मैंने कहा था कि टी बराबर होता है 2π/ω। यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं तो वो बराबर होती है 2π/t। हम जानते हैं कि 1/t बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के, तो इसको हम 2πf भी कह सकते हैं। और यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर भी लिखा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। और ओमेगा जो होता है इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकंड। इसका यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद रेस्टोरिंग फोर्स की अगर हम बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। रेस्टोरिंग फोर्स की अगर बात करते हैं, मैंने कहा था कि रेस्टोरिंग फोर्स F जो होता है वो -kx के बराबर होता है। यहाँ पे k की अगर बात करते हैं, k की वैल्यू होती है m⍵²। k की वैल्यू होती है यहाँ पे m × ω²। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हम जब आगे भी बढ़ेंगे F होता है -kx, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना जो k है ना ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये k ही होगा। ये कांस्टेंट है, ये कुछ भी हो सकता है। आपने याद रखना है कि x के साथ जो कुछ भी टर्म होगी वो k की वैल्यू है, ठीक है। वो क्या होगी, वो k की वैल्यू, जो भी x के साथ टर्म होगी वो k की वैल्यू है। तो k यहाँ पे क्या है, m × ω²। ओमेगा आप जानते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, m यहाँ पे मास है। और जब हम k की वैल्यू इसमें डालते हैं तो ये बराबर निकल के आता है F इज इक्वल टू -m⍵² × x, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपने ये समझना है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगती है। मैंने आपको बताया था ये मैंने ये पाथ आपको दिखाई थी। यहाँ पे अगर मेन पोजीशन हमारे पास है और ये एक्सट्रीम है, ये राइट एक्सट्रीम है और यहाँ पे लेफ्ट एक्सट्रीम है, और ये मेन पोजीशन है जहाँ x की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे x की वैल्यू +a होती है, यहाँ पे x की वैल्यू -a होती है। देखो जब भी एक्सेलरेशन लगती है वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ लगती है। कहाँ से, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, ठीक है। एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ हमेशा एक्सेलरेशन लगता है। अब हमने यहाँ पे समझना है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है और मैक्सिमम मिनिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होती है, ठीक है, और किस कंडीशन में होती है। सबसे पहले एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया कि हमेशा कहाँ की तरफ लगती है, मेन पोजीशन की तरफ लगती है। एक्सेलरेशन का जनरल फार्मूला है -ω² × x। तो यहाँ पे अगर हमें x की वैल्यू पता होगी, x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे a sin ω_t। मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। आगे आपको जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशंस पढ़ेंगे वहाँ पे आपको बिल्कुल सब कुछ वहाँ पे आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पे आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू होती है -ω² × x। a जो होता है एक्सेलरेशन, ये -x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखना, ध्यान से देखना, जो एक्सेलरेशन a होता है ये मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजिशन पे, जो कि वेलोसिटी के अपोजिट होता है। वेलोसिटी एक्सट्रीम पे 0 के बराबर होती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पे होती है, एक्सट्रीम पे होती है। और एक्सट्रीम पे जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी तो वहां पे फार्मूला क्या बनेगा, हम जानते हैं कि ये -ω² x के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x की जगह a डालते हैं तो वो -ω² a के बराबर होता है। और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें, मॉड ऑफ a मैक्स लिखें, तो वो ω² a के बराबर होगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है और वो बराबर होती है ω² a के, ठीक है। और एक्सेलरेशन मिनिमम जो होती है वो मीन पोजीशन पे होती है। मीन पोजीशन कहने का मतलब x इज इक्वल टू 0 पे होती है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होती है, मिनिमम होती है और 0 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है एक्सेलरेशन, कहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 पे, मीन पोजीशन पे। उसके बाद हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी का ये जनरल फार्मूला आपने याद रखना है। वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी का ये जनरल फार्मूला आपने याद रखना है, v² इज इक्वल टू ω² × a² - x², ठीक है। और v² इज इक्वल टू ω² × a² - x², ये आपने ज़बानी याद रखना है। ये याद रख लो या फिर ये वाला फार्मूला याद रख लो, एक ही बात है, दोनों सेम है।
इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे स्क्वायर उस साइड ले लिया तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। अगर इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं, ये स्क्वायर राइट हैंड साइड में लेते हैं तो ये v की वैल्यू निकल के आती है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों में से एक फार्मूला याद रख लो या फिर दोनों भी याद रख लोगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों फार्मूला आप याद रख लेना, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करते हैं, देखो अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करते हैं, जब हम यहाँ इस फार्मूले में x की वैल्यू 0 डालते हैं, इस फार्मूले में जब हम x की वैल्यू 0 डालते हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर यहाँ पे बचता है, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर बचता है और अंडर रूट ए स्क्वायर जो होता है वो a के बराबर होता है। तो देयरफॉर वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा इंटू ए होता है और यही यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है ओमेगा इंटू ए, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ओमेगा इंटू ए के बराबर होती है। और ओमेगा इंटू ए के बराबर मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी, जब x 0 होगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है, बॉडी जो है वो मीन पोजीशन पे होगी, ठीक है। तो याद रखना जब भी मीन पोजीशन की बात की जाएगी, मीन पोजीशन कहने का मतलब x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जो बराबर होगी ओमेगा इंटू ए के, ठीक है। और अगर हम मिनिमम वेलोसिटी की बात करते हैं तो मिनिमम वेलोसिटी 0 होती है जो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी, ठीक है। क्योंकि एक्सट्रीम पे x की वैल्यू a के बराबर होती है और इस फार्मूले में जब हम यहाँ पे x की वैल्यू a डालते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी v की वैल्यू 0 निकल के आती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होती है और मिनिमम वेलोसिटी जो होती है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, देखो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट किया। हम जानते हैं कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी को dx अपॉन dt लिखा, कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, बचपन से जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा dv अपॉन dt। अब देखो अगर यहाँ पे हम इस वाले फार्मूले की डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी हमने एक तरीके से यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन किया। तो डिस्प्लेसमेंट का जब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम तो हमारे पास निकल के आता है एक्सेलरेशन। आपने सिंपल सा याद रखना है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, जो आप बचपन से जानते हो, ठीक है। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये याद रखना है, ठीक है, ये एक कंडीशन है किसी भी इक्वेशन की एसएचएम होने की, ठीक है। कोई भी इक्वेशन अगर एसएचएम है उसके लिए कंडीशन है, ठीक है, कि डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, अगर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स अगर 0 के बराबर है तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो एक एसएचएम की इक्वेशन होगी, ठीक है। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन विल बी इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। सिमिलरली डी टू वाई अपॉन डी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जो है ये भी 0 के बराबर हो सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, एक सेकेंड, यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी टी नहीं है, डी एक्स नहीं है बल्कि डी टी है, एक सेकेंड, ये डी टी है, ठीक है। तो डी टू वाई कह लो या फिर डी टू एक्स कह लो, एक ही बात है। अगर एस एच एम वाई एक्सिस में है, अगर वाई एक्सिस की बात की जाएगी, एस एच एम अगर वाई एक्सिस में है तो यहाँ पे डी टू वाई आएगा, ठीक है। तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जो है प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जो है वो 0 के बराबर अगर हुआ तो हमारे पास इक्वेशन एस एच एम की इक्वेशन होगी, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे एक्स है तो एक्स एक्सिस की बात की जाएगी, अगर यहाँ पे y है तो एस एच एम वाई एक्सिस में होगी, ठीक है। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तो वैसे बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं। हम हमारे यहाँ पे जितनी यूज होंगी हमारे न्यूमेरिकल्स में, यानी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इक्वेशन में, सिर्फ वो एक दो लिख के लाया हूँ यहाँ पे। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारी इक्वेशंस होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। तो सबसे पहली है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपने ज़बानी याद कर लेना है, इसमें कोई भी लॉजिक कोई भी ट्रिक नहीं है, इसमें समझने की कोई बात नहीं है। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एक हमारे पास इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एक और इक्वेशन फॉर एस एच एम है, ठीक है। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है हमारे पास जो फाइव है ये इनिशियल फेज होता है, ये क्या होता है, इनिशियल फेज होता है। और फाइव की वैल्यू 0 से 360 डिग्री के बीच में हो सकती है, 0 से 2 पाई के बीच में फाइव की वैल्यू लाई करती है, यानी 0 से 360 डिग्री के बीच में इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे अगर हम ओमेगा टी प्लस फाइव की बात करें तो इसको हम फेज कहते हैं, फाइव को हम इनिशियल फेज कहते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव को हम फेज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्स वी ए इन टर्म ऑफ टी, ठीक है। अगर हम एक्स की बात करें ये डिस्प्लेसमेंट होता है, वी यहाँ पे वेलोसिटी होता है, ए यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। तो वेलोसिटी की
अगर हम बात करें वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है इन टर्म ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेनली 4 बेसिक एसएचएम्स हैं। हम सिर्फ यहाँ 4 बेसिक इक्वेशंस हैं एसएचएम की, हम सिर्फ वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी हम हमारे सिलेबस में उतनी उनकी ज़रूरत नहीं है। हम मेनली यहाँ पे 4 बेसिक एसएचएम्स पढ़ते हैं। ठीक है, एक ये है, एक ये है और आगे भी 2 हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले एसएचएम की। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मेन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम की ओर जा रहा है, मेन पोजीशन पे टाइम t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे क्या होता है, टाइम 0 होता है। अगर मेन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम की तरफ बॉडी चल रही है तो इस केस में फेज डिफरेंस फाई 0 के बराबर होता है। ठीक है, x जो होता है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन a sin ओमेगा t होती है इस केस में। ठीक है, जब भी मेन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम की तरफ बॉडी जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन a sin ओमेगा t के बराबर होगी, a sin ओमेगा t के बराबर होगी। जब हम x को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन dx अपॉन dt तो हमारे पास वेलोसिटी निकल के आती है। ठीक है, और जब हम वेलोसिटी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आती है दैट इज इक्वल टू ओमेगा a sin ओमेगा t। ठीक है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आती है ओमेगा a sin ओमेगा t। और जब हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आती है माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t। लेकिन इसका अगर आपको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना नहीं आएगा तो इसका एक शॉर्ट फार्मूला है एक्सेलरेशन का माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, एक्सेलरेशन का एक शॉर्ट फार्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर x। यहाँ पे x की वैल्यू डालनी है। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज लिखना है यहाँ पे, और x की वैल्यू यहाँ पे a sin ओमेगा t लिखनी है। ठीक है, a sin ओमेगा t लिखनी है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके a की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t, या चाह लो तो इस फार्मूले से भी ये वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा जो हमारा केस है वो है अगर बॉडी जो है वो मेन पोजीशन पे है, t इक्वल टू टाइम इक्वल टू t इक्वल टू 0 पे अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है और मेन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम की ओर बॉडी मूव कर रही है, मेन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम की ओर बॉडी मूव कर रही है, तो इस केस में फेज डिफरेंस फाई जो होगा वो पाई के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, जो हमारा सेकंड केस है इस केस में फेज डिफरेंस फाई जो है वो पाई के बराबर होगा। और याद रखना इसमें जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो माइनस ए साइन ओमेगा टी के बराबर है, माइनस ए साइन ओमेगा टी के बराबर है। किसके बराबर है, माइनस ए साइन ओमेगा टी के बराबर है। और जब हम इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी की इक्वेशन निकल के आती है माइनस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। अगर ये वैसे याद नहीं, इसमें आपने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन याद रखते हुए तो आपने सीखा है बेसिक मैथ में कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो x को डिफरेंशिएट करके आप वेलोसिटी निकाल लेना। वैसे अगर आप सोचोगे कि मैं वेलोसिटी की इक्वेशन भी याद रखूंगा तो ये मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल है याद रखना। ठीक है, इसलिए आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन याद रख लेना। ठीक है, और एक्सेलरेशन का मैंने तरीका आपको बताया कैसे याद रखना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पे डालनी है माइनस ए साइन ओमेगा टी। तो माइनस ए साइन ओमेगा टी जब हम इसमें डालते हैं तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज लिख लिया और उसके बाद ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी। वैसे अगर आप चाहो तो v को डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो और वो निकल के आएगी ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा केस हो गया, सेकंड केस हो गया। हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है जब बॉडी जो है वो राइट एक्सट्रीम से, कहाँ से, जब बॉडी राइट एक्सट्रीम से मेन पोजीशन की तरफ जाती है, यानी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो x है, x की वैल्यू है वो प्लस a के बराबर है। कहने का मतलब है अगर टाइम t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू प्लस a के बराबर है, कहने का मतलब है कि बॉडी जो है वो राइट एक्सट्रीम पे है। कहाँ पे है, राइट एक्सट्रीम पे है। और बॉडी जब राइट एक्सट्रीम से मेन पोजीशन की तरफ चलने लगती है तो इस केस में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी वो होगी a cos ओमेगा t। क्या होगी, a cos ओमेगा t। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी की इक्वेशन निकल के आती है माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t। ठीक है, और जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकल के आती है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे इस फार्मूले से भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए कॉस ओमेगा टी लिख लिया। ठीक है, ए कॉस ओमेगा टी, तो इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल के आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा केस है, फोर्थ केस है यहाँ पे है
केस नंबर डी हमारे पास है, जब हमारे पास बॉडी जो है t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, जब हमारे पास बॉडी जो है वो -a पोजीशन पे, कहाँ पे है, x की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे -a होगी, अगर वहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है और मीन पोजीशन की ओर जा रही है तो उस केस में x क्या होगा, v क्या होगा, एक्सेलरेशन a क्या होगा, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू -a है, कहने का मतलब है कि बॉडी लेफ्ट एक्सट्रीम पे है, तो लेफ्ट एक्सट्रीम से अगर बॉडी मीन की तरफ जा रही है तो x की जो वैल्यू होगी, x की जो इक्वेशन होगी, दैट विल बी -a cos ओमेगा t, क्या होगी, -a cos ओमेगा t। ठीक है, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आती है, वेलोसिटी की जो इक्वेशन निकल के आती है वो होती है a ओमेगा sin ओमेगा t। ठीक है, और जब आप वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन निकल के आता है ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t, ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t, या ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही लिख लिया। x की वैल्यू जब हम -a cos ओमेगा t यहाँ पे डालते हैं इस वाले फार्मूले में तो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t निकल के आता है। ठीक है, उसके बाद ग्राफ्स की बात करते हैं। देखो अगर मैं चाहता तो यहाँ पे हर एक केस, जैसे सी केस है, डी नंबर केस है, हर एक के लिए अलग अलग ग्राफ लेके आता, यानी लिख के लाता, एक्स के लिए अलग ग्राफ था, वी के लिए अलग ग्राफ था, लेकिन वो आपके लिए एक टेंशन बन जाती, क्योंकि इतने ग्राफ अगर आप देखते तो वो एक तरीके से टेंशन बन जाती। इसलिए मैं सिर्फ 2 लाइनें यहाँ पे लिख के लाया हूँ, और 2 बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं कि जहाँ भी आपको साइन दिखेगा, जो ग्राफ होगा साइन का, वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे आपका ग्राफ है, ठीक है, तो ओरिजिन से अगर स्टार्ट होगा तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर कॉस का ग्राफ होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है, जहाँ भी आपको इक्वेशन में कॉस दिखेगा, यानी ग्राफ ऑफ कॉस जो है वो स्टार्ट होता है अबो एंड बिलो ओरिजिन, यानी ओरिजिन के ऊपर और नीचे से स्टार्ट होता है। जैसे आपके पास ये ग्राफ है तो ये हमारे पास ओरिजिन है, तो अगर कॉस का ग्राफ होगा ना ही तो ऐसे जो है वो होगा, यानी ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर ओरिजिन के ऊपर से ग्राफ स्टार्ट होता है तो वो पॉजिटिव होगा, यानी वो पॉजिटिव कॉस, कॉस का यानी वो जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे नेगेटिव कॉस है, यहाँ पे इस इक्वेशन में कॉस है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा, इस केस में एक सेकंड, इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगा। क्यों ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगा, क्योंकि एक तो कॉस का ग्राफ है और दूसरा नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा तो ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपने सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो साइन का ग्राफ होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस में जाएगा, अगर नेगेटिव होगा इक्वेशन में नेगेटिव साइन तो नेगेटिव एक्सिस में ग्राफ जाएगा। ठीक है, अगर कॉस का ग्राफ हो, यानी कॉस, ग्राफ ऑफ कॉस जो है वो हमेशा ओरिजिन के ऊपर या फिर ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव साइन है तो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा, अगर नेगेटिव साइन है तो ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैंने ये सिंपल तरीके से बिल्कुल 1 से 2 मिनट में पूरे के पूरे ग्राफ समझा लिए। ठीक है, तो आपने इक्वेशन में देखना है कि कॉस है कि साइन है। ठीक है, अगर साइन होगा तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, अगर कॉस होगा तो ओरिजिन के ऊपर या फिर नीचे से स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर पॉजिटिव साइन होगी तो उसी तरीके से ग्राफ बनाना है, ऊपर वाली एक्सिस में लेना है, अगर नेगेटिव साइन है तो आपने नीचे वाली एक्सिस में ग्राफ लेना है। ठीक है, उसके बाद फेज डिफरेंस फॉर एनी एसएचएम, अगर हम एसएचएम की बात करें तो एसएचएम में फेज डिफरेंस क्या होता है। देखो जहां भी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात की जाएगी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो π/2 होता है, यानी 90 डिग्री होता है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात की जाए तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है, यानी वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन यानी एक्स और ए की बात करते हैं तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई का फेज डिफरेंस है, यानी 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हम एनर्जी इन एसएचएम की बात करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अब हमने यहाँ पे कुछ फार्मूले देखने हैं और इसका हम ग्राफ भी देख लेंगे। ठीक है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होती है, मैक्सिमम कहाँ पे होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो कि 1/2 mv² होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि v² बराबर होता है ω² इंटू a² माइनस x²। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं v की वैल्यू डालता हूँ, v² की वैल्यू डालता हूँ तो ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का कुछ इस तरीके का बन जाता है, 1/2 mω² इंटू a² माइनस x²। ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं कि m इंटू ω², मैंने पहले ही बताया था, पहली या फिर दूसरी स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि k बराबर होता है mω²। तो यहाँ पे mω² की जगह अगर मैं k डालता हूँ तो फार्मूला निकल के आता है 1/2 k इंटू a² माइनस x²। ठीक है, अब देखो
यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है, बिकॉज वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और के बराबर होता है एम ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये 2-3 फार्मूले हमारे पास निकल के आते हैं, ठीक है। अब हम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे हम जानते हैं कि एक्स की वैल्यू ए होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू ए होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी वहां पे मिनिमम होती है और वो बराबर होती है 0 के। क्योंकि जब हम एक्स की वैल्यू ए जो है वो इस फार्मूले में, इन जितने भी ये फार्मूले हैं, इन फार्मूलों में से किसी भी फार्मूले में जब हम एक्स की वैल्यू ए डालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 निकल के आती है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू ए पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मीन पोजीशन पे होती है। मीन पोजीशन कहने का मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पे होती है, क्योंकि जब हम एक्स की वैल्यू 0 डालते हैं काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में जब हम एक्स की वैल्यू 0 डालते हैं तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है 1/2 k इंटू ए स्क्वायर। 1/2 k इंटू ए स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 k ए स्क्वायर, ठीक है। और ये तभी होती है जब बॉडी कहाँ पे होती है, मेन पोजीशन यानी x इक्वल टू 0 पे होती है। तो x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1/2 k ए स्क्वायर भी होती है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर भी होती है, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू अगर हम m ओमेगा स्क्वायर रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू ये निकल के आती है, ठीक है। अब देखो अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो जब हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स के बीच में, जब हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ निकल के आता है वो कुछ इस तरीके का निकल के आता है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। इस तरीके का वो ग्राफ निकल के आता है, ठीक है, इस तरीके का। तो अब देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू जब x की वैल्यू क्या होती है, माइनस ए होती है। जब x की वैल्यू माइनस ए होती है या फिर x की वैल्यू प्लस ए होती है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे x की वैल्यू माइनस ए भी होती है, प्लस ए भी होती है। अगर माइनस ए होगी या फिर प्लस ए होगी तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होगी यानी 0 होगी तो ग्राफ 0 से ही स्टार्ट होगा, ग्राफ 0 से ही स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हम मेन पोजीशन की बात करते हैं, x इक्वल टू 0 की बात करते हैं, तो x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। अगर x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, सॉरी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है x इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे हम ग्राफ कुछ यहाँ पे यानी मैक्सिमम है तो ये ग्राफ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ सिंपली ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू माइनस ए पे और x इक्वल टू प्लस ए पे आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो x इक्वल टू 0 पे ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हो कि x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो आपका ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ बनता है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस x के बीच में ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है, तो पैराबोलिक बनता है, कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन यहाँ पे देखें तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर होती है, ठीक है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, देखो आपको मैं यहाँ पे सिंपल से बताता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम जानते हैं कि 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख लिया और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, ठीक है। तो सिमिलरली उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है ये पीरियोडिक होती है, अपने आप को रिपीट करती है आफ्टर द टाइम इंटरवल ऑफ t/2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पीरियोडिक होती है और काइनेटिक एनर्जी अपने आप को रिपीट करती है टाइम t/2 के बाद, ठीक है। t/2 टाइम के बाद रिपीट होती है, ठीक है। आपने याद रखना है, डेटा बेस्ड है, कभी न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, कभी ऐसे ही डायरेक्टली पूछा जाता है ऑप्शन देके, ठीक है। उसके बाद अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो बराबर होता है 1/2 kx स्क्वायर के, ठीक है। यही यहाँ पे भी मैंने लिखा है U इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी U बराबर होता है 1/2 kx स्क्वायर। हम जानते हैं कि k बराबर होता है m ओमेगा स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पे k की वैल्यू डालते हैं तो U जो है यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी U है वो निकल के आता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट है, जो हमने काइनेटिक एनर्जी में पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट पोटेंशियल एनर्जी में है, ठीक है।
देखो, अगर हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन पे देखने को मिलती है। मेन पोजीशन यानी कि x इक्वल टू 0 पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ पे मेन पोजीशन पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है और वो बराबर होती है 0 की, ठीक है। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे देखने को मिलती है। एक्सट्रीम पोजीशन कहने का मतलब x की वैल्यू प्लस ए हो सकती है, x की वैल्यू माइनस ए हो सकती है, ठीक है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए पे यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सॉरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और जब हम x की वैल्यू a डालते हैं काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में तो हमारे पास जो u मैक्स का फार्मूला निकल के आता है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकल के आता है, वो होता है 1/2 के a स्क्वायर, ठीक है, 1/2 के a स्क्वायर, ठीक है। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू a डालते हैं और जब हम यहाँ पे k की वैल्यू डालते हैं तो u मैक्स का फार्मूला निकल के आता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज x की बात करें, जब हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज x ग्राफ की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का बनता है। जब हम पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके की कर्व बनती है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास ये पॉइंट है ये एक्सट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन को, ये पॉइंट भी एक्सट्रीम पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और बीच में जो हमारे पास पॉइंट है ये मेन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्सट्रीम पोजीशन हम जानते हैं x इक्वल टू माइनस ए हो सकती है, x इक्वल टू प्लस ए हो सकती है। एक्सट्रीम पोजीशन मैंने कहा था कि एक्सट्रीम पोजीशन पे x इक्वल टू प्लस ए पे, x इक्वल टू माइनस ए पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो ग्राफ में मैंने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे दिखाई है, x इक्वल टू प्लस ए पे भी और x इक्वल टू माइनस ए पे भी दिखाई है। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैंने कहा था कि x इक्वल टू 0 पे यानी मेन पोजीशन पे होती है। मैंने कहा था कि x इक्वल टू 0 पे यानी मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है, और 0 के बराबर होती है। तो ग्राफ के थ्रू हमें पता चल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक्सट्रीम पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है और मीन पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन की बात करें, जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी भी यू मैक्स, लेकिन वहाँ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी था, यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, ठीक है। और जब हम यहाँ पे यू मैक्स की वैल्यू डालते हैं तो ये निकल के आता है 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो यू की वैल्यू, यू की जो इक्वेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी की, वो होती है 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। 1/2 के ए स्क्वायर हमारे पास यू मैक्स होता है, तो यू इज इक्वल टू यू मैक्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, यू की बात करते हैं, तो यू जो होता है ये भी पीरियोडिक होता है विद टाइम पीरियड t/2, यानी यू जो होता है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये भी पीरियोडिक होता है और अपने आप को ये पोटेंशियल एनर्जी रिपीट करती है आफ्टर ए टाइम पीरियड ऑफ t/2, ठीक है। उसके बाद द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन एसएचएम की बात करते हैं। देखो अभी तक हमने काइनेटिक एनर्जी की बात करी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करी, अब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, देखो टोटल एनर्जी बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और याद रखना टोटल एनर्जी बराबर होती है, ये मैंने वैसे यहाँ पे लिखा भी है, टोटल एनर्जी बराबर होती है, कॉन्स्टेंट होती है, ये हमेशा कॉन्स्टेंट होती है टोटल एनर्जी। चाहे आप एक सेकंड में ग्राफ में दिखाता हूँ, ये हमारे पास ग्राफ है ना, एक सेकंड अगर ये हमारे पास ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, अगर हम यहाँ पे देखें कहीं भी ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें तो टोटल एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसलिए जहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी और जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। इसलिए टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसलिए टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। तो ये आपने समझना है, ये पॉइंट बड़ा बड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है और हमेशा बराबर होता है 1/2 के ए स्क्वायर के, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि 1/2 के ए स्क्वायर जो होता है ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और यही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। ये तो हमने पीछे पढ़ लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमेशा यही होता है, यानी टोटल एनर्जी हमेशा इसी के बराबर होती है। क्योंकि जहाँ पे ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले ये देख लो, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, दैट इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर k होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1/2 k स्क्वायर होता है। उसके बाद यही बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स और यही बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी मैक्स के, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे हम बात करें टोटल एनर्जी की, अगर यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्स डालता हूँ, अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे 0 होगी। ये हमने ग्राफ
के थ्रू बिल्कुल अच्छे से समझ लिया। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, इसलिए टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स के बराबर होती है। और इसी तरीके से इन द सेम वे जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, इसलिए टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी उस टाइम पे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर होती है। और ये तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स 1/2 के के बराबर होती है। यही यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि एट एक्स इक्वल टू प्लस ए, एक्स इक्वल टू प्लस ए पे यानी एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और एक्स इक्वल टू जीरो पे यानी मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है लेकिन वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और जीरो के बराबर होती है। इसीलिए हमेशा टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, तो चलिए अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। अगर किसी भी एसएचएम का हमने टाइम पीरियड निकालना होगा तो उसके कौन से स्टेप्स हैं। देखो इसके डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है, इसके डिफरेंट केसेस हैं। हम इसका जनरल मेथड, जनरल स्टेप्स में आपको बताऊंगा जो हर टाइप के क्वेश्चन में आपने अप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेप्स टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एनी एसएचएम। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कि आपने वो इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करनी है जहां पे बॉडी पे, जहां पे नेट फोर्स जो है वो जीरो है। किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है उस पॉइंट, वहां पे सबसे पहले आपने वहां पे क्या करनी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है, नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे जीरो होती है। दूसरा स्टेप है कि आपने बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करना है, एक्स डिस्टेंस स्लाइटली डिस्प्लेस करना है इसकी मेन पोजीशन पे ताकि इस पे फोर्स लगे, और आपने जो फोर्स लगेगी, आपने नेट फोर्स जो बॉडी पे लगेगी वो फाइंड आउट करनी है उसके बाद। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करनी है। दूसरा स्टेप है कि आपने बॉडी को स्लाइटली थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है, एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करना है इसकी मेन पोजीशन से, और बॉडी पे जो लगने वाली फोर्सेज है वो नेट फोर्स आपने निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है आपने जो आपने नेट फोर्स निकाला उस नेट फोर्स को आपने इस फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करना है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में आपने उसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, जो आप नेट फोर्स बॉडी पे निकालोगे डिस्प्लेस करने के बाद, उसके बाद उस फोर्स को आपने इस फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि जब आप डिफरेंट केसेस पढ़ते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला चेंज होता है। तो इसलिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट चौथा स्टेप समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। सबसे पहले F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, एसएचएम का ये इक्वेशन है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग यानी कांस्टेंट है, कोई भी फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे आता है तो वो के होता है माइनस के एक्स। तो के यहाँ पे क्या है, ये फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये इसकी एक्सप्रेशन है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की एक्सप्रेशन ये मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्टोरिंग फोर्स के एक्सप्रेशन में जो कुछ x के साथ हो वो k होता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स के एक्सप्रेशन में जो कुछ भी x के साथ होगा वो क्या होगा, वो k की वैल्यू होगी। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, मान लीजिए माइनस के बाई 4 इंटू एक्स है, ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे x के अलावा क्या है, k बाई 4 है, तो k बाई 4 ही यहाँ पे k की वैल्यू है। यहाँ पे सिंपल k नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे k की वैल्यू k बाई 4 है। ठीक है, जो k बाई 4 है, जो हमारे पास ये वाला k है ना, ये वाला यानी इसका उतना कोई भी मीनिंग नहीं है, बल्कि k बाई 4 जब ये लिखा जाता है तब हम इसको k कहते हैं, तब हम इसको फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, खाली k को यहाँ पे हम फोर्स कांस्टेंट नहीं कहेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि x के साथ जो कुछ भी होगा वही फोर्स कांस्टेंट है, वही k की वैल्यू है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि k जो होता है वो m ओमेगा स्क्वायर होता है। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकल के आती है अंडर रूट k अपॉन m। ठीक है, m जो है डिनोमिनेटर में यहाँ पे लेते हैं, स्क्वायर उस तरफ लेते हैं तो ओमेगा निकल के आता है अंडर रूट k अपॉन m। ठीक है, हम जानते हैं कि टाइम t जो होता है 2 पाई अपन ओमेगा होता है, ये तो बच्चा जानता है कि टाइम t होता है 2 पाई अपन ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के अपन m जब हम डालते हैं, अंडर रूट के अपन m जब हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू डालते हैं तो t की वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है 2 पाई अपॉन अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो m ऊपर चला जाता है। ठीक है, m जो है ऊपर चला जाता है, तो अल्टीमेटली टाइम पीरियड का फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k निकल के आता है। मैं चाहता तो डायरेक्टली ये फार्मूला आपको बोल देता है यहाँ पे। ठीक है, खाली ये फार्मूला यहाँ पे लिख के आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट समझना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बिल्कुल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स के एक्सप्रेशन से ही मैंने आपको ये समझाया कि ये फार्मूला यहाँ पे कैसे आता है, ये वाला टाइम पीरियड का फार्मूला। ठीक है, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया, तो आपने सिर्फ ये इसमें याद रखना है। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। ठीक है, अंडर रूट m अपॉन k। अब देखो स्प्रिंग मास सिस्टम जो होता है इसके डिफरेंट केसेस होते हैं।
जैसे इंक्लाइन प्लेन पे कभी मास रखेगा, कभी स्प्रिंग के साथ अटैच होगा, कभी बॉब होगा, तो डिफरेंट टाइप के इसमें केसेस होंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सभी में सेम लगना है, ठीक है, फार्मूला सभी में सेम लगना है, लेकिन जो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखाया कि x के साथ जो कुछ भी होगा वो k की वैल्यू होगी, वो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू होगी, ये आपने समझना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझाया ना, माइनस के अपान 4 इंटू एक्स अगर होगा तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट k अपान 4 है, यहाँ पे सिर्फ k ही जो है ये एक फोर्स कांस्टेंट नहीं है, बल्कि k अपान 4 यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी केस में अप्लाई कर सकते हो और आपके पास टाइम पीरियड निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की बात करते हैं। स्प्रिंग्स को हम दो तरीकों से कंबाइन करते हैं, ना ही तो सीरीज में करते हैं, ना ही तो पैरेलल में करते हैं। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखो स्प्रिंग को सीरीज में कंबाइन किया जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज में कंबाइन है? इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख के लाया हूँ कि जब भी सीरीज में कंबाइन किया जाएगा स्प्रिंग्स को, तो जो एक एंड है, दोनों स्प्रिंग का जो एक एंड है वो एक दूसरे के साथ अटैच होगा। जब भी यहाँ पे मैंने लिखा है ना, वन एंड ऑफ बोथ स्प्रिंग इज अटैच्ड टू ईच अदर, ठीक है। तो दोनों स्प्रिंग्स का एक एंड एक दूसरे के साथ अगर अटैच हो तो हम कहते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये किस में कंबाइंड है? ये सीरीज में कंबाइंड है। और जब भी इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट जब भी इसमें पूछा जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी इक्विवेलेंट कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट पूछा जाएगा, के इक्विवेलेंट पूछा जाएगा, तो वो होता है 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है k1 k2 अपन k1 प्लस k2। ये तो बात है अगर हमने दो स्प्रिंग्स जोड़े हैं, ठीक है। ये तो बात है अगर हमने दो स्प्रिंग को सीरीज में कंबाइन किया हुआ है, उस केस में k इक्विवेलेंट होता है k1 k2 अपन k1 प्लस k2, ठीक है। अगर हमारे पास दो स्प्रिंग्स हैं, उन दो स्प्रिंग्स का एक एंड हमने यानी एक उन दोनों स्प्रिंग का जो एक एंड है वो एक दूसरे के साथ अटैच किया हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये सीरीज में कंबाइन है, ये सीरीज में हमने कंबाइन किया हुआ है। और अगर दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है, यहाँ पे के जो है ये क्या है? ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। दोनों स्प्रिंग्स का जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है, अगर वो सेम है तो उस केस में इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट जो होगा वो k/2 के बराबर होगा, ठीक है। अगर दो स्प्रिंग्स सीरीज में कंबाइन किए हैं और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तो उस केस में इक्विवेलेंट के जो होगा वो k/2 के बराबर होगा, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो स्प्रिंग का एक एंड होता है वो एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक हुई है। स्प्रिंग का एक एंड जो होता है, स्प्रिंग का एक एंड मास के साथ कनेक्टेड होता है। स्प्रिंग का एक एंड किसके साथ कनेक्टेड होता है? मास के साथ कनेक्टेड होता है। और स्प्रिंग का दूसरा एंड जो होता है वो फिक्स्ड एंड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान यही है कि वन एंड ऑफ स्प्रिंग इज अटैच्ड टू मास एंड अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज अटैच्ड टू फिक्स्ड एंड, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखना कि अगर एक एंड स्प्रिंग का मास के साथ कनेक्टेड है, दूसरा फिक्स्ड एंड के साथ कनेक्टेड है, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग है। दोनों स्प्रिंग का जो एक एंड है वो एक फिक्स्ड एंड के साथ कनेक्टेड है, और दोनों स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है, सेकंड एंड है, वो एक मास m के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, किसी भी टाइप से हो सकती है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले आपने पहचानना है कि ये पैरेलल में कंबाइन है और सीरीज या फिर सीरीज में कंबाइन है, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया कि पैरेलल सीरीज में कैसे पहचानना है, ये कैसे कंबाइन है, ठीक है। तो पैरेलल यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्प्रिंग का एक एंड फिक्स है और एक मास के साथ कनेक्टेड है, यहाँ भी एक फिक्स है और एक मास के साथ कनेक्टेड है। पैरेलल में जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो बराबर होता है k1 प्लस k2 के, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट जो होते हैं वो ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास k इक्विवेलेंट किसके बराबर है? k1 प्लस k2 के बराबर है। k1 जो है वो एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, k2 यहाँ पे दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। और अगर हमारे पास बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं, मान लीजिए n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स है, और हर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? सेम है, मान लीजिए k के बराबर है, तो उसका इक्विवेलेंट k जो है वो n इंटू k के बराबर होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 स्प्रिंग्स हैं, कितने? और 5 स्प्रिंग्स का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सेम है। सेम स्प्रिंग कांस्टेंट हम मान लेते हैं k है, ठीक है। सेम स्प्रिंग कांस्टेंट k है 5 स्प्रिंग्स का, तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा स्प्रिंग कांस्टेंट वो बराबर होगा 5 इंटू k के, ठीक है। तो 5k के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद कटिंग ऑफ स्प्रिंग की बात करते हैं, ठीक है। कटिंग ऑफ स्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपने सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो k होता है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप लेंथ कम कर देते हो, स्प्रिंग की लेंथ कम कर देते हो, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता जाता है, और अगर आप लेंथ बढ़ाते हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है। यहाँ पे हमने समझना है जब हम स्प्रिंग को
कट करते हैं तो स्प्रिंग की लेंथ कम होती है, तो उससे क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L। हम मान लेते हैं ये हमारा बहुत बड़ा स्प्रिंग है, ठीक है, ये हमारा बहुत बड़ा स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो L है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। मान लो इस स्प्रिंग के हम n इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं, कितने, n इक्वल पार्ट्स कर ले, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा, ठीक है। इसके हम n इक्वल पार्ट्स करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा स्प्रिंग है और इसकी लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, काट लेते हैं, ठीक है। n इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं, मान लीजिए 10 कर लिए, 20 कर लिए, हम मान लेते हैं n इक्वल पार्ट्स कर लिए, और याद रखना इक्वल पार्ट्स करना है। तो इसकी लेंथ जो होगी, जो हमारे पास अगर हमने इसके n पार्ट्स कर लिए तो हर एक पार्ट की जो लेंथ होगी वो L अपॉन n होगी, ठीक है, क्योंकि n इक्वल पार्ट्स कर लिए, ठीक है, तो L अपॉन n होगी। फॉर एग्जांपल 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए तो L अपॉन 3 हर एक की लेंथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल पार्ट्स है इसलिए हर एक की लेंथ L अपॉन n होगी, ठीक है। हमने यहाँ से काटा, यहाँ से, तो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एंड सो ऑन, ठीक है, n इक्वल पार्ट्स। तो इसकी लेंथ भी L बाई n हुई, इसकी भी L बाई n, इसकी भी L बाई n, इसकी भी L बाई n, इसकी भी L बाई n। अब मैंने आपको बताया था कि अगर लेंथ कम होती है, लेंथ जो है वो कम होती है तो स्प्रिंग कांस्टेंट K बढ़ता है। तो यहाँ पे K जो है वो बढ़ जाएगा, और कैसे बढ़ेगा, जितने पार्ट्स आप करोगे उतने से आपने स्प्रिंग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, n इक्वल पार्ट्स किए तो n से हमने स्प्रिंग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, और वही स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उस एक पार्ट का, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप डायरेक्टली याद रख लो कि हर एक पार्ट का जो लेंथ होगा वो L अपॉन n होगा, ये तो ऑब्वियस है, ठीक है। और हर एक का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो n k होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये स्प्रिंग है, ये हमारे पास स्प्रिंग है, इसका लेंथ L है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। मान लीजिए इसके मैंने 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए, ठीक है। अब देखो अगर इसके मैंने 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए तो जाहिर बात है कि इसकी लेंथ भी L/3 होगी, इसकी भी L/3, इसकी भी L/3 होगी। मैं जानता हूं कि अगर लेंथ कम हुई तो स्प्रिंग कांस्टेंट K बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जितना टाइम लेंथ कम हुआ उतना टाइम K बढ़ेगा, ठीक है। तो 3 टाइम K बढ़ेगा, तो इसका भी 3K होगा, इसका भी 3K होगा, इसका भी 3K होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल्स लिख के लाया हूँ, ठीक है। अगर इसके हम 2 टुकड़े कर देते हैं, ठीक है, स्प्रिंग के, तो लेंथ L/2 इसकी भी होगी, इसकी भी लेंथ L/2 होगी, और स्प्रिंग कांस्टेंट 2K होगा, 2K होगा, ठीक है, क्योंकि 2 गुना जो है वो लेंथ कम कर दी तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2 टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 पीसेस कर लिए स्प्रिंग के, तो 3K इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, इसका भी 3K और इसका भी 3K स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, और लेंथ तो आप जानते हो कि वो 3 टाइम डिक्रीज होगी, दैट इज L/3, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिंपल पेंडुलम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिंपल पेंडुलम। देखो जब हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैंने 2 पार्ट्स में कवर करा लिया था, ठीक है। उसके पहले पार्ट में मैंने आपको ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया था सिंपल पेंडुलम, इस पे टेम्परेचर का क्या, वैसे इस स्लाइड पे जो बातें लिखी ये वहाँ पे नहीं बताई थी, लेकिन टेम्परेचर का इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया था वहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम बिल्कुल वो जो चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की थी वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा भी उसके अलावा जितना भी हमारे सिलेबस में वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का जो सबसे फेमस चीज़ है वो है इसका टाइम, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। देखो ये आपका कोई फिक्स्ड एंड है, ठीक है। मान लीजिए किसी से आपने मास, या इस मास को हम बॉब कहते हैं, ठीक है, जिसका मास m है, स्मॉल m है, ठीक है, और लेंथ यहाँ से इस मास से लेकर इस फिक्स्ड एंड तक जो मान लीजिए किसी रोप से इसको बांध लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इस लेंथ को हम L मान लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से इसको हम मूव कराते हैं तो ये यहाँ पहुँचता है, ठीक है। इस मास पे नीचे की तरफ mg मान लीजिए ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो इस मास पे नीचे की तरफ mg फोर्स, ये तो आप जानते हो नीचे की तरफ जो फोर्स लगती है वो mg होती है, ये इसका वेट है, ठीक है, mg। इसका इस तरफ कंपोनेंट mg साइन थीटा होगा, ये आप बेसिक मैथ में पढ़ रखे हो, ठीक है, ये आपने बेसिक मैथ में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है कि कंपोनेंट किसके किस तरफ कौन से होते हैं, ठीक है। और यहाँ तक इस तरफ जो इसका क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है तो इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो mg cos थीटा होगा, ठीक है, और नीचे तरफ नीचे की ओर इसको mg वेट लगेगा, ठीक है। तो देखो टाइम पीरियड देखा जाए तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G होता है। यहाँ पे आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है कि टाइम पीरियड T जो है वो मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं करता है। जो मास है चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है लेंथ पे, वो डिपेंड करता है लेंथ पे। तो जो टी है वो अंडर रूट एल पे डिपेंड करता है, लेंथ के अंडर रूट पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतनी चीज़ें इसमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जी इफ इफेक्टिव की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जी, अगर हम बात करें, देखो मैंने कहा टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम ये जी जो है ये जी ही होगा, इसको हम जनरली जी इफेक्टिव कहते हैं, और ये कुछ भी हो सकता है, और वो किस केस में क्या होगा वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है।
तो जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, जब एक्सेलरेशन जैसे हम लिफ्ट में बैठते हैं, जब हम लिफ्ट में बैठते हैं तो वहाँ एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ हो, जब हम लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं या फिर नीचे की ओर आते हैं तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ भी होता है, नीचे की तरफ भी होता है, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन जब ऊपर की तरफ होता है, जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता है तो उस केस में जी इफेक्टिव जो होता है, जो जी इफेक्टिव होता है वो जी प्लस ए के बराबर होता है, जी प्लस ए के बराबर होता है। एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो ऊपर की तरफ लग रहा है और जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए के बराबर होगा। और ये वैल्यू जब हम इसमें डालते हैं इस वाले फार्मूले में तो टाइम निकल के आता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या हुआ, डिनोमिनेटर में यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ गई। अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब टाइम डिक्रीज हुआ होगा, तो टाइम इससे क्या होगा, डिक्रीज होगा जब ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन लगेगी। जब टाइम डिक्रीज होगा यानी कम टाइम लगेगा, कहने का मतलब है क्लॉक जो है वो फास्ट चलेगी, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, अगर एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, याद रखना जब भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगा, नीचे की ओर होगा, तो जी इफेक्टिव जो होगा वो जी माइनस ए के बराबर होगा। यहाँ पे ए क्या है, जो एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, और जी यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जब हम ये जी इफेक्टिव इस फार्मूले में रखते हैं तो टी का फार्मूला निकल के आता है, टाइम पीरियड निकल के आता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जी माइनस ए हुआ, यहाँ पे नेगेटिव डिनोमिनेटर में माइनस हुआ। अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे जी को जी के साथ माइनस आया यानी जी में से कुछ माइनस हुआ, कहने का मतलब है डिनोमिनेटर कम हुआ होगा। अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे कम हुआ होगा ऑब्वियस है यहाँ पे टाइम बढ़ा होगा, तो यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि टाइम बढ़ा होगा। अगर टाइम टी जो है ये इंक्रीज हुआ होगा, कहने का मतलब है ज्यादा टाइम लगेगा। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो ऑब्वियस है, सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है, क्लॉक जो है वो स्लोली रन करेगी तभी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगी, ए हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी है, अगर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगी यानी ए जो है वो जी के बराबर होगा, ठीक है, उस केस में फ्री फॉल होगा। और टाइम पीरियड जो इसमें होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। टाइम पीरियड इसमें क्या होता है, वैसे इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट, मजेदार कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, काफी टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए आपने सिर्फ सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगी तो उस केस में फ्री फॉल होगा यानी टाइम जो है वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब देखो अगर फॉरवर्ड एक्सेलरेशन होगा तो फॉरवर्ड एक्सेलरेशन के केस में फॉर एग्जांपल कोई बॉडी मूव कर रही है, उस पे एक्सेलरेशन आगे की तरफ लग रहा है, ए एक्सेलरेशन आगे की तरफ लग रहा है, तो उस केस में जी इफेक्टिव जो होगा वो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा। जब हम जी इफेक्टिव इस टाइम पीरियड के फार्मूले में रखते हैं तो टी निकल के आता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। क्या निकल के आता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर काफी इंक्रीज हुआ होगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी जी से ज्यादा है, कहने का मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे कि टाइम डिक्रीज हुआ होगा। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है कि टाइम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अगर टाइम डिक्रीज हुआ है तो क्लॉक क्या करेगी, फास्ट रन होगी, क्लॉक रन्स फास्ट, ठीक है, जल्दी जल्दी क्लॉक जो है वो चलेगी, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने वैसे आपको उस थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ाया हुआ है, फिर भी यहाँ पे एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिपीट करूंगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखो जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, उस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर कम करने पे, उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम हमें पता है कि टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि टाइम टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एल के, ठीक है, अंडर रूट एल के। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने लिखना था टेम्परेचर डिक्रीजेज, यहाँ पे इंक्रीज लिखा है, टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर सॉरी टाइम जो है वो अंडर रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम तो लेंथ भी इंक्रीज करेगी। अगर अगर लेंथ इंक्रीज होगी, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लेंथ इंक्रीज होती है, अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम इंक्रीज होगा तो क्लॉक जो है वो स्लोज डाउन होगी, क्लॉक जो आहिस्ता आहिस्ता रन करेगी। जब क्लॉक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रन करेगी, स्लो डाउन हो जाएगी, तो इसका मतलब है लॉस इन टाइम हुआ, ठीक है, टाइम लॉस हुआ, तो उसी को हम कहते हैं लॉसेस टाइम, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम करते हैं, अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो उस केस में लेंथ कम होती है, टेम्परेचर कम करने पे लेंथ डिक्रीज कर जाती है, लेंथ कम होने से क्या होता है,
टाइम पीरियड कम होता है, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब टाइम कम होता है, टाइम पीरियड कम होता है, तो क्लॉक क्या करती है, फास्ट रन होती है, ठीक है। क्लॉक जो होती है वो जल्दी जल्दी चलने लगती है, ठीक है। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्लॉक फास्ट, ठीक है। तो जब क्लॉक जल्दी जल्दी चलेगी तो उससे टाइम में क्या होगा, गेन होगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है गेन इन टाइम, ठीक है। तो टाइम जब कम होगा तो क्लॉक फास्ट हो जाएगी, जिससे गेन इन टाइम हो जाएगा, ठीक है। देखो, जब भी हम टेम्परेचर डेल्टा थीटा से चेंज करते हैं, जब भी हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं डेल्टा थीटा से, मान लीजिए हमने टेम्परेचर को चेंज किया डेल्टा थीटा से, तो टाइम पीरियड चेंज होता है डेल्टा टी से। ये आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा थीटा इस फार्मूले में क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। डेल्टा टी यहाँ पे क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ऑन चेंजिंग टेम्परेचर बाय डेल्टा थीटा टाइम पीरियड चेंजेस बाय डेल्टा टी। और टाइम पीरियड कितना चेंज होता है उसका फार्मूला यहाँ पे मैंने वैसे उधर भी पढ़ाया है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख के लाया हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट आया था, तो सोचा कि सारा ही कवर करा लूँ, ठीक है। तो डेल्टा टी जो टेम्परेचर चेंज करने से टाइम पीरियड चेंज होता है वो डेल्टा टी होता है, और ये बराबर होता है 1/2 अल्फा टी डेल्टा थीटा। डेल्टा टी बराबर होता है 1/2 अल्फा टी डेल्टा थीटा, 1/2 अल्फा टी डेल्टा थीटा, ठीक है। डेल्टा टी यहाँ पे चेंज इन टाइम पीरियड है। अल्फा यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जब हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, और वो डिपेंड करती है उसके कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पे। बड़े डिटेल में हमने वहाँ पे आपको समझाया था, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कैपिटल टी यहाँ पे टाइम पीरियड है, ठीक है, ये वाला। और डेल्टा टी चेंज इन टाइम पीरियड है, और डेल्टा थीटा यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है, जो हम टेम्परेचर देते हैं किसी बॉडी को, जिससे उसका टाइम पीरियड चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद जो लॉस और गेन इन टाइम है, देखो मैंने कहा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से मैंने पीछे बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से टाइम लॉस होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से टाइम गेन होता है। अब टाइम गेन टाइम लॉस कितना होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो लॉस और गेन इन टाइम टी, ठीक है। देखो टी टाइम जो स्मॉल टी है, ये वो टाइम है जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो डेल्टा टी जो है ये हमारे पास टाइम गेन या फिर टाइम लॉस है, ठीक है, गेन और लॉस इन टाइम, ठीक है। और ये बराबर होगा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू टी, ठीक है। डेल्टा कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये बराबर होता है डेल्टा स्मॉल टी के। और डेल्टा स्मॉल टी क्या होता है, गेन और लॉस इन टाइम टी, ठीक है। तो डेल्टा टी किसके बराबर होता है, डेल्टा कैपिटल टी अपॉन टी इंटू स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा स्मॉल टी होता है गेन और लॉस इन टाइम टी, और डेल्टा कैपिटल टी यहाँ पे चेंज इन टाइम पीरियड होता है, कैपिटल टी यहाँ पे टाइम पीरियड होता है, और टी वो टाइम है जिसमें लॉस और गेन इन टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल पेंडुलम की बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो, लीनियर एसएचएम की जहाँ भी बात की जाएगी उसमें टाइम पीरियड टी जो होता है वो 2π√m अपॉन k के बराबर होता है, जो हमने पीछे पढ़ दिया, ठीक है। मैंने आपको पीछे बता दिया था कि लीनियर एसएचएम में टाइम पीरियड जो होता है वो अंडर रूट 2π√m अपॉन k के बराबर होता है। लेकिन वहीं अगर हम एंगुलर एसएचएम की बात करते हैं तो उसमें टाइम पीरियड t जो होता है वो 2π√i अपॉन k के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2π√i अपॉन k के बराबर होता है। इसमें i जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंगुलर एसएचएम की अगर हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रेस्टोरिंग टॉर्क की बात करते हैं, वहां पे हमारे पास लीनियर एसएचएम में क्या था, रेस्टोरिंग फोर्स था। यहाँ पे रेस्टोरिंग टॉर्क होता है वो mg sin थीटा इंटू एल के बराबर होता है, यानी mgl sin थीटा के बराबर होता है। टाउ यहाँ पे किसके बराबर होता है, mgl sin थीटा के बराबर होता है। और इस फार्मूले में अगर हम k की, जैसे हम वहां पे लिखते थे f इज इक्वल टू माइनस kx, उसी तरीके से हम यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकलती थी, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास टाउ की इक्वेशन है, टाउ का यहाँ पे फार्मूला है, इसमें से जो हमारे पास यहाँ पे उतना डिटेल में हमने वैसे पढ़ना नहीं है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि इस फार्मूले में जब हम k की वैल्यू निकालते हैं तो वो mgl निकल के आती है, ठीक है। क्या निकल के आती है, mgl निकल के आती है। टाउ बराबर होता है mgl sin थीटा, और इसमें mgl जो होती है वो k की वैल्यू होती है। और t इज इक्वल टू 2π√i अपन k में जब हम i की वैल्यू डालते हैं, सॉरी k की वैल्यू डालते हैं, तो टाइम पीरियड ये हमारे पास निकल के आता है t इज इक्वल टू 2π√i अपॉन mgl, ठीक है। 2π√i अपॉन mgl जो है ये टाइम पीरियड है इन केस ऑफ फिजिकल पेंडुलम, ठीक है। और i यहाँ पे क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। और l यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पाइवोटेड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह लो या फिर सेंटर ऑफ मास कह लो, एक ही बात है। m जो है यहाँ पे जो mgl है, mgl में जो हमारे पास m है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद एसएचएम ऑफ बॉडी इन टनल अलोंग एनी कॉर्ड इंक्लूडिंग डायमीटर ऑफ अर्थ। देखो, जब भी कोई बॉडी किसी टनल में एसएचएम करती है, जब भी कोई बॉडी टनल में एसएचएम करती है किसी भी कॉर्ड के अलोंग, किसी भी कॉर्ड के अलोंग, और वो कॉर्ड जो है वो आपका डायमीटर, अर्थ का डायमीटर भी हो सकता है। जैसे हमारे पास ये अर्थ है, मान लीजिए ये इसका डायमीटर है, इस डायमीटर के अलोंग अगर कोई बॉडी एसएचएम कर रही है
तो उस बॉडी का, उस एसएचएम का टाइम पीरियड जो होगा वो बराबर होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज रखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो टाइम निकल के आता है 84.6 मिनट्स। कितने? 84.6 मिनट। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बॉडी जो है वो एसएचएम कर रही है, बॉडी क्या कर रही है? एसएचएम कर रही है अर्थ के किसी भी कॉर्ड के अलोंग या इंक्लूडिंग डायमीटर भी हो सकता है, तो उस केस में टाइम कितना होगा? टाइम पीरियड 84.6 मिनट के बराबर होगा। अब हम ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी की बात करते हैं। देखो, जब भी कोई बॉडी फ्लोट करती है तो आपने देखा होगा कि वो ऑसिलेट करती है, ऑसिलेशन करती है, ठीक है। तो उस केस में आपने ये फार्मूला याद रखना है टाइम पीरियड का। टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन ए रो जी। किसके बराबर होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन ए रो जी, ठीक है। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है एम जो है वो ऑब्जेक्ट का मास है, एम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास है, ए यहाँ पे एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह लो या फिर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कह लो, ठीक है। रो यहाँ पे जो है ये डेंसिटी है, लेकिन याद रखना ऑब्जेक्ट की डेंसिटी नहीं है बल्कि फ्लूइड की डेंसिटी है। किसकी डेंसिटी है? फ्लूइड की डेंसिटी है। देखो, हम जानते हैं डेंसिटी जो होता है वो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम के। अब यहाँ से अगर हम मास निकालें तो मास निकल के आएगा डी इंटू वी, मास निकल के आएगा डी इंटू वी। तो जब हम ये जो हमारे पास ये फार्मूला है, इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टाइम का एक और फार्मूला निकल के आता है, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल सिग्मा अपॉन रो जी। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे जो रो है वो डेंसिटी किसकी है? फ्लूइड की डेंसिटी है। और यहाँ पे जो सिग्मा है वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। जो क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है किसी भी वाटर बॉडी में, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि टाइम के हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन ए रो जी। एम यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ए यहाँ पे एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। और टाइम का दूसरा फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल सिग्मा अपॉन रो जी, ठीक है। रो सिग्मा यहाँ पे क्या है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। उसके बाद टाइम का एक और फार्मूला है, ठीक है, टाइम पीरियड का एक और फार्मूला है, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन जी, ठीक है। टाइम का एक और फार्मूला हमारे पास है, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन जी। एच यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन फ्लूइड। जैसे हमारे पास ये फ्लूइड है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इसमें फ्लोट कर रहा है। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की हाइट h है, टोटल हाइट h है, लेकिन वाटर के अंदर इसकी हाइट टोटल h/2 है। तो हमने यहाँ पे h की जगह क्या रखना है? सिर्फ वो हाइट रखनी है उस ऑब्जेक्ट की जो फ्लूइड में है, जो फ्लूइड में इमर्स्ड है, यानी फ्लूइड में है। और यहाँ पे h की, इस केस में हम h की वैल्यू h/2 रखेंगे, ठीक है। ये तो मैंने बिल्कुल एग्जाम्पल से समझा लिया। तो हमने क्या याद रखना है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट h अपॉन जी। h यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, दैट इज इमर्स्ड इन फ्लूइड। अब देखो, अब ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम की बात करते हैं। ये हमारे पास एक कॉलम है, ये हमारे पास दूसरा कॉलम है, ठीक है। हम यहाँ पे दो कॉलम्स की बात करेंगे। देखो, जब भी हम ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम की बात करते हैं तो इसमें मान लीजिए ये हमारे पास एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसमें जो फ्लूइड है, इसमें जो लिक्विड है उसका डेंसिटी हम रो मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये जो इस सरफेस से एंगल बना रहा है, ये θ1 बना रहा है और ये θ2 बना रहा है, ठीक है। ये θ1 बना रहा है एंगल और ये θ2 एंगल बना रहा है इस वाली सरफेस के साथ, ठीक है। और इसका एरिया हम क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, और इस लिक्विड की डेंसिटी हम रो मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा, दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन ए रो जी साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। तो जब भी ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम की बात की जाएगी उस केस में टाइम पीरियड का फार्मूला होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन ए रो जी इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। यहाँ पे m जो है ये मास है, ठीक है, ये मास है, m यहाँ पे मास है, a यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रो यहाँ पे उस लिक्विड की क्या है? डेंसिटी है, और θ1 जो है ये भी एंगल है, θ2 भी एंगल है, और θ1 आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला एंगल है, और θ2 ये वाला एंगल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि m क्या है? मास ऑफ फ्लूइड है इन बोथ कॉलम। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लूइड जो है वो इस कॉलम में भी है और इस कॉलम में भी है। जो दोनों कॉलम में फ्लूइड है इसका टोटल मास जो है उसी को हमने यहाँ पे इस फार्मूले में m से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ए जो यहाँ पे है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है या जो हमारे पास लिक्विड है। अब देखो, अगर हम यू ट्यूब की बात करते हैं, हम अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की ट्यूब हमारे पास दी है, यानी यू ट्यूब है, ठीक है, यू टाइप की ट्यूब है, ठीक है। तो यू ट्यूब के लिए θ1 बराबर होता है θ2 के और वो बराबर होता है 90 डिग्री के, ठीक है। यूट्यूब के केस में θ1 और θ2 बराबर होते हैं और वो किसके बराबर होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो जब हम इस फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में जब हम θ1 और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री डालते हैं तो टाइम पीरियड का फार्मूला ये निकल के आता है। तो चलिए इस टाइम पीरियड के फार्मूले को अब हम पढ़ते हैं।
ठीक है। जब हम उस पिछले फार्मूले को सॉल्व करते हैं एंगल 90 डिग्री डाल के, तो ये निकल के आता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2a रो जी। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2a रो जी। ये हमारे पास टाइम पीरियड है किसके केस में, यूट्यूब के केस में। अब देखो, अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एसएचएम की बात करेंगे। जब हम 2 या 2 से ज्यादा एसएचएम को कंबाइन करते हैं तो उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, उस केस में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो हम देखेंगे। ठीक है, जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा एसएचएम को कंबाइन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास x1 जो है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 एसएचएम है, x2 हमारे पास दूसरा कोई एसएचएम है। ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट x2 है। ठीक है, x1 हम मान लेते हैं a1 sin ओमेगा t है, x1 a1 sin ओमेगा t मान लेते हैं, x2 हम a2 sin ओमेगा t प्लस फाई मान लेते हैं। फाई यहाँ पे फेज डिफरेंस है। ठीक है, x1 और x2 के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस है। ठीक है, ये आप यहाँ इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो। यहाँ पे क्या है, a1 है एम्पलीट्यूड और इस तरफ a2 एम्पलीट्यूड है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, फाई का फेज डिफरेंस है। और इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ए आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और वो एंगल थीटा पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप थीटा और इस फाई के बीच में डिफरेंस समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं थीटा के बारे में भी अभी बताऊंगा। देखो, x1 a1 sin ओमेगा t है, x2 a2 sin ओमेगा t है। अगर हम रिजल्टेंट x की बात करें, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो वो x1 प्लस x2 के बराबर होगा। x1 मैंने a1 sin ओमेगा t यहाँ पे लिखा और x2 मैंने a2 sin ओमेगा t प्लस फाई लिखा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला निकल के आता है उसी की वैल्यू इस फार्मूले में सॉल्व करने पे आती है। ठीक है, और इसलिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इनटू sin ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला निकल के आता है, दैट इज एक्स आर इज इक्वल टू ए आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, एक्स आर इज इक्वल टू ए आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे ए आर जो है ये रिजल्टेंट क्या है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। मान लीजिए इस वाली एस एच एम का एम्पलीट्यूड ए1 है, इसका एम्पलीट्यूड ए2 है, तो और इनके बीच में फेज डिफरेंस फाइव है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड थीटा एंगल पे बनेगा। ठीक है, थीटा एंगल पे बनेगा और उसको हम ए आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका जो फार्मूला होगा वो होगा ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। फाइव यहाँ पे क्या है, ए वन और ए2 के बीच में फेज डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। अब देखो, जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो एंगल फाइव पे बनेगा, ए के साथ ए वन के साथ एंगल फाइव सॉरी एंगल थीटा पे बनेगा, ए वन के साथ एंगल थीटा पे क्या बनेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा। अब हमने यहाँ पे थीटा देखना है, टेन थीटा बराबर होगा ए टू साइन फाइव अपन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। ठीक है, ये आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट, वैसे आपने बेसिक मैथ में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कि टेन थीटा जो है वो बराबर होता है ए टू साइन फाइव अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे नोट मैंने लिखा है एक्सप्रेस x1 एंड x2 इन साइन एंड ओमेगा टी शुड बी पॉजिटिव। देखो, जब भी आपके पास दो एसएचएम की इक्वेशंस दी होंगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो मैंने दोनों की दोनों साइन में एक्सप्रेस की हुई हैं। मान लीजिए साइन में ना होके यहाँ पे कॉस देगा, तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, और जब भी कॉस को आप साइन में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे जो ओमेगा यानी वहाँ पे फेज यानी जैसे कभी आप साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हो, वहाँ पे कभी 90 प्लस लिखना पड़ता है, कभी 90 माइनस लिखना पड़ता है। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि ओमेगा टी प्लस आना चाहिए, ओमेगा टी के पीछे जो साइन रहेगा वो प्लस साइन रहना चाहिए। ठीक है, जब भी आप कॉस को साइन में एक्सप्रेस करोगे, तो यही मैंने आगे भी लिखा है कि एक्सप्रेस x1 एंड x2 इन साइन एंड ओमेगा टी शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, आप इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम फ्री ऑसिलेशन की बात करते हैं और डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम फ्री ऑसिलेशन, देखो फ्री ऑसिलेशन को हम नेचुरल ऑसिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल ऑसिलेशन भी कहते हैं। इसमें आपने ये फार्मूला याद रखना है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। ठीक है, अंडर रूट के अपॉन एम, क्योंकि हम जानते हैं के बराबर होता है एम ओमेगा स्क्वायर। अगर ये याद नहीं रहता है तो सिंपल आपको तो ये पता है कि के बराबर होता है अंडर रूट सॉरी एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या निकल के आती है, अंडर रूट के अपॉन एम। तो ओमेगा को अगर हम यहाँ पे ओमेगा नॉट बोलते हैं तो ओमेगा नॉट ही यहाँ पे क्या है हमारे पास है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा नॉट यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा नॉट बराबर है अंडर रूट के अपॉन एम के। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एफ नॉट की वैल्यू निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालते हैं एफ नॉट की, तो वो बराबर होती है ओमेगा नॉट अपॉन टू पाई के। आप जानते हो ना, एफ बराबर होता है ओमेगा नॉट अपॉन टू पाई। ठीक है, ये तो आप जानते हो। देखो,
अगर हमारे पास एफ नॉट बराबर है ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई के, तो जब हम यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू डालेंगे तो ये निकल के आएगा एफ नॉट की वैल्यू, ठीक है, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपने डैम्पिंग फोर्स देखनी है, ठीक है, डैम्पिंग फोर्स देखनी है। डैम्पिंग फोर्स का जो फार्मूला है वो है एफ इज इक्वल टू माइनस बी इंटू वी, माइनस बी इंटू वी। जो एफ डी का फार्मूला है एफ डी इज इक्वल टू माइनस बी इंटू वी। एफ डी यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स है, क्या है, डैम्पिंग फोर्स है। बी यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट है, और वी यहाँ पे वैसे y इज इक्वल टू बी बाई 2m होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा ये क्या होता है। v यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, आपने याद रखना है कि डैम्पिंग फोर्स f जो होता है वो बराबर होता है माइनस बी वी। बी यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट है, v यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। जब यहाँ पे हम ओमेगा निकालते हैं तो ओमेगा होता है अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप ख्याल रखना y जो है y बराबर है b अपॉन 2m, ठीक है। देखो भाई ओमेगा अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने निकालना होगा तो वो बराबर होता है अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो y यहाँ पे कुछ नहीं है, y सिंपल सा b अपॉन 2m है। b यहाँ पे क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट है। m यहाँ पे मास है, m क्या है, मास है। तो आपने सिंपल सा याद रखना है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और y बराबर है b अपॉन 2m, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है और लास्ट टॉपिक, तकरीबन लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखो जनरली आपने ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है और ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है, वैसे कहीं न्यूमेरिकल में ये यूज़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के लाया है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो। बी तो आप जानते हो डैम्पिंग कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है m इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस बी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखो m को हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। देखो डिस्प्लेसमेंट की जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी बन जाता है, लेकिन डिफरेंशिएशन की जब हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की जब हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन बनता है, या फिर जब आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी बनता है, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन बनेगा, क्योंकि ये डबल डिफरेंशिएशन है इसलिए डिस्प्लेसमेंट से ही डायरेक्ट एक्सेलरेशन बन जाता है, ठीक है। अब देखो ओमेगा को हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया, डी एक्स अपॉन डी टी वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है, प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपने सिंपल सा याद रखना है एम ए प्लस ओमेगा वी प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। एम यहाँ पे मास है, ए एक्सेलरेशन है, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, वी यहाँ पे वेलोसिटी है, बी यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट है, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जीरो के बराबर है, ठीक है। इसी को हम इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। देखो अब नीट एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं जिनको यानी अगर आपने सॉल्व करना होगा तो काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा और बहुत सारे कंसेप्ट को एक जगह कंपाइल करके उसको सॉल्व करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं अभी तक नीट में, इसलिए मैंने ये खुद ही एक टाइप का फार्मूला शॉर्टकट बना के लाया हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसका एक न्यूमेरिकल में यहाँ पे लिख के भी लाया हूँ, वो भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। वो नीट 2022 में पूछा गया है, ठीक है। शॉर्टकट क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैंने ये लिख के लाया, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल भी लिख के लाया हूँ, ठीक है। शॉर्टकट टू कैलकुलेट, क्योंकि जब मैंने नीट का पेपर दिया था नीट 2022 का, तो मुझसे गलती से मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को गलती से जो है वो रॉन्ग कर दिया था, ठीक है। इसलिए इसका न्यूमेरिकल भी यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है। तो शॉर्टकट टू कैलकुलेट पेंडुलम इन सेम फेज। जब भी क्वेश्चन में सेम फेज की बात की जाए कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा, जैसे मैंने आगे ये क्वेश्चन भी लाया है, ठीक है, टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, इन फेज, ठीक है। इन फेज का मतलब होता है सेम फेज। एट सम इंस्टेंट द टू आर एट देयर मीन पोजीशन इन द सेम फेज, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच द टू आर अगेन इन फेज एट द मीन पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बतानी है किस पेंडुलम की, ये भी आपने ख्याल रखना है। शॉर्टर स्मॉलर पेंडुलम की बतानी है, ठीक है, जिसके बाद वो फिर से क्या आएंगे, सेम फेज में आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है। देखो n यहाँ पे क्या है, n+1 यहाँ पे क्या है, वो आपको अगले क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व, तभी मैंने इसका क्वेश्चन भी लाया, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आपको ये समझ नहीं आता। n आपने सिंपल सा याद रखना है कि लार्ज पेंडुलम का ऑसिलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर लार्ज पेंडुलम का ऑसिलेशन मान लीजिए 20 है तो n+1 20 + 1 21 होता है, तो 21 क्या होगा, स्मॉल पेंडुलम ऑसिलेशन होगा, ठीक है। तो n यहाँ पे लार्ज पेंडुलम ऑसिलेशन है, ठीक है, और n+1 स्मॉल पेंडुलम ऑसिलेशन है। और इसके बाद
क्या होता है, आफ्टर विच दे कम इन सेम फेज, इसके बाद ही वो सेम फेज में आते हैं। यहाँ पे याद रखना n जो है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो हमेशा इंटीजर होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि t जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है, वो अंडर रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अब देखो ये फार्मूला आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है और ये वाला फार्मूला याद रखना है, ठीक है। n आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है लार्ज पेंडुलम के, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्मॉलर पेंडुलम n+1 होगा, ठीक है। तो n पर अपने फार्मूला सिंपल सा याद रखना है, n+1 इंटू T1 इज इक्वल टू n इंटू T2, ठीक है। n+1 इंटू T1 इज इक्वल टू n इंटू T2। देखो n+1 यहाँ पे क्या है, स्मॉल पेंडुलम का ऑसिलेशन है, स्मॉल पेंडुलम का ऑसिलेशन है, और T1 अगर से ये स्मॉल पेंडुलम का ऑसिलेशन है तो इसके साथ T1 जो है वो भी स्मॉल टाइम होगा। n हमने क्या बताया था, लार्ज पेंडुलम का ऑसिलेशन है, अगर n यहाँ पे लार्ज पेंडुलम का ऑसिलेशन है तो इसके साथ जो T2 टाइम है वो भी लार्ज टाइम होगा, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ एक और हमारे पास फार्मूला है, सेम फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे लैपटॉप की बैटरी थोड़ी लो हो गई है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। देखो n+1 ये भी आपने याद रखना है, n+1 क्योंकि देखो टाइम t जो है वो l के डायरेक्टली अंडर रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए यहाँ पे अंडर रूट L1 और अंडर रूट L2 यहाँ पे मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो अगर हम बात करें n+1 n+1 इंटू अंडर रूट L1, n+1 इंटू अंडर रूट L1 बराबर है n इंटू अंडर रूट L2 के, ठीक है। n+1 इंटू अंडर रूट L1 बराबर होगा n इंटू अंडर रूट L2 के। यहाँ पे ख्याल रखना कि n+1 जो होता है वो स्मॉलर पेंडुलम का ऑसिलेशन होता है, इसलिए इसके साथ जो L1 है वो स्मॉलर लेंथ होगी। यहाँ पे n जो है वो n यहाँ पे लार्ज पेंडुलम का ऑसिलेशन है, इसलिए जो अंडर रूट L2 है, L2 जो है वो इसके साथ जो L2 है वो भी लार्जर लेंथ होगी, ठीक है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम आगे समझते हैं, इसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में, इसको हम न्यूमेरिकल के जरिए समझते हैं, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखो जिस क्वेश्चन में हमें लेंथ दी होगी उस क्वेश्चन में हम लेंथ वाला फार्मूला लगाएंगे। मैंने आपको दो फार्मूले बताए, एक लेंथ वाला बताया और एक टाइम वाला बताया। यहाँ इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास लेंथ दी है, ठीक है। इसका अगर इस क्वेश्चन का डेटा देखा जाए, दो पेंडुलम है, एक की लेंथ 121 सेंटीमीटर है, दूसरी की लेंथ 100 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं L1, ठीक है। L1 हमारे पास 121 सेंटीमीटर है, L2 हमारे पास 100 सेंटीमीटर है। जो हमारे पास L1 है ये लार्जर लेंथ है, ये क्या है, ये लार्ज लेंथ है। L2 हमारे पास स्मॉल लेंथ है। जो लार्ज लेंथ है ये लार्ज पेंडुलम का लेंथ होगा, ठीक है। अगर ये लार्ज पेंडुलम का लेंथ होगा, इसका ऑसिलेशन हम n मान लेते हैं, ठीक है, लार्ज का, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अगर L2 हमारे पास 100 सेंटीमीटर है, यानी ये स्मॉल लेंथ है एज कम्पेयर टू L1, ठीक है, क्या है, स्मॉल लेंथ है, तो ये स्मॉलर पेंडुलम का ऑसिलेशन होगा, ठीक है। तो स्मॉलर पेंडुलम का ऑसिलेशन मैंने n+1 बताया था। देखो n जो है, n और n+1 यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं। अब देखो अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, n+1 लिखेंगे हम यहाँ पे। n+1 के साथ कौन सी लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ठीक है। n+1 ऑसिलेशन के साथ जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर, तो अंडर रूट 100 लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू n इंटू अंडर रूट n जो हमारे पास है ये लार्जर पेंडुलम का ऑसिलेशन है, और लार्जर पेंडुलम का लेंथ 121 है, तो यहाँ पे 121 लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखो n+1 एज इट इज लिखेंगे, अंडर रूट 100 जो होता है 10 के बराबर होता है, इज इक्वल टू n इंटू अंडर रूट 121 जो होता है, अंडर रूट ऑफ 121 जो होता है वो 11 के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ से जब हम वैल्यू निकालते हैं n+1 अपान n की, तो वो 11 अपान 10 के बराबर निकल के आती है, ठीक है। 11 अपान 10 के बराबर निकल के आती है। यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस n को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाया, ठीक है, और इस 10 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाया, तो n+1 अपान n जो है वो 11 अपान 10 के बराबर निकल के आया। अब हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पूछी है ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम। अब देखो शॉर्टर पेंडुलम का ऑसिलेशन या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कह लो, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि n+1 होता है। क्या होता है, n+1 होता है किसका, शॉर्टर पेंडुलम का वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन, ठीक है, n+1। तो n+1 की वाइब्रेशन क्या है, 11 है, और n यानी लार्जर पेंडुलम की नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है, 10 है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ शॉर्टर पेंडुलम, जिसके बाद वो इन फेज में आएंगी, ठीक है। तो हमारे पास शॉर्टर पेंडुलम की नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्या है, n+1 है, दैट इज इक्वल टू 11, ठीक है, और लार्जर पेंडुलम का 10 है, ठीक है। तो हमने शॉर्टर का बताना है जो क्या है 11 है, तो इसका आंसर जो है वो 11 होगा, सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे कंप्लीट होता है,
SHM चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आपसे एक बार मैं आपसे फिर बोलना चाहूँगा कि इस चैप्टर के जितने हो सकें न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, ठीक है। जब तक ना इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप, तब तक आपको आपकी कॉन्सेप्ट्स जो हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फार्मूले जितने भी आपने इस लेक्चर में पढ़े, उनके अंदर कॉन्सेप्ट जो छुपे हुए हैं, तब तक आपको समझ नहीं आएंगे जब तक ना आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अगर आपको माइंड मैप्स चाहिए या फिर फार्मूला शीट्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, एडलिनो का व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स कहने का मतलब ये जो वीडियो लेक्चर है, इसके जो लेक्चर नोट्स हैं, ठीक है, जो आपने देखे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, अगर वो चाहिए आपको लेक्चर नोट्स, तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको माइंड मैप्स भी प्रोवाइड करा लेंगे, माइंड मैप्स कह लो या फिर फार्मूला शीट्स कह लो, और शॉर्ट नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।